एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को सबके सामने पूछता है कि क्या वांग जी झूठ बोल रहे हैं। अब आगे विंग इस समय सबके बीच में वांग जी को देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है ये इंसान उसके साथ करना क्या चाहता है। ये ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है अपने फर्स्ट लव के साथ, यानी लैनहुई के साथ। तो विंग अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अटेम्प्ट कर रहा है तो इस इंसान को इतना बुरा क्यों लगा? क्यों ये इंसान सबके सामने उस सच को लेके आ रहा है जो शायद विंग नहीं चाहता? विंग अभी कोई आंसर नहीं देता तो वांग जी गुस्से में विंग पे दोबारा चिल्लाते बोलता है, बोलो विभूषण, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते? तो मैं सच बताता हूँ। और ये बोल के अब वो विंग का हाथ पकड़ के जोर से विंग को सबके सामने खींचता हुआ सबसे पहले चांसा सरन के सामने लाता है और फिर गुस्से में चांसा सरन की तरफ देख के बोलता है, ये आपका बेटा ज़रूर है लेकिन अब ये मेरा हस्बैंड भी है। मैंने लान वांगजी सेकंड प्रिंस ऑफ कुसु ने वी क्लैन के सेट लीडर विभूषण से आज से 6 साल पहले जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके कुछ समय बाद शादी करी थी। और इस शादी का चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि आप ही का भाई सोंगलैन था। ये बोलते हुए अब वांग जी सोंगलैन की तरफ देखने लगता है। चांसा सरन जो पहले ही एक बहुत बड़े झटके में थी कि उनके बेटे की शादी हो गई, वो भी लांग वांग जी से, अब वो शॉकिंगली सोंगलैन की तरफ देखने लगती है। उन्हें यकीन नहीं होता क्या वो जो सुन रही है वो सच है या कोई भ्रम है, कोई सपना है जो भी टूट जाएगा, वो जगेंगी और सब कुछ ये सपने के तरह खत्म हो जाएगा, या ये एक ऐसी हकीकत है जो उनके गाल पे जोरदार थप्पड़ मार के उन्हें सच में क्या फील करवा रही है। वो समझती उससे पहले अब सोंगलैन गुस्से में आगे आता है और गुस्से में बोलता है, लांग वांग जी, ये क्या बदतमीजी है, इस तरीके से सारे क्लैन के सामने तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मतलब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तो तुम भी चाहते हो कि मैं अपने पति को किसी और के साथ इंगेज होता हुआ देखूं? तुम चाहते हो मेरा पति किसी और से शादी कर ले और मैं चुप रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। आज लान क्लैन का सेकंड प्रिंस ये लांग वांगजी आप सारे क्लैन के सामने अपनी शादी का सच लाया है। मैं जानता हूँ ये सच मैंने ही छुपाया था। मैं ही था जो विभूषण को सबके सामने एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसका कारण ये था कि मैं विंग को और विंग के क्लैन को कुछ समय देना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने हक को इस तरीके से किसी और को नहीं दे सकता। जो मेरा है वो मेरे ही पास रहेगा। ये बोलता हुआ वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है जैसे उसकी साइड में खड़े हुए विंग को अपना है वो सबको जताना चाहता है। विंग बिल्कुल नजर नीचे करे एक पुत बने खड़ा है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। क्या बोले वो? क्योंकि जो भी वांग जी बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, ये उसका सच था। वो सच जो शायद वो अपनी फैमिली के सामने बहुत पहले बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, लेकिन अब ये सच इस तरीके से सभी क्लैन के सामने आएगा उस बेचारे को उम्मीद नहीं थी। इसलिए विंग की आंखों में अब आंसू बन के बहने लगते। बीचों बीच सारे क्लैन के बीच में खड़ा विंग अपनी सर नीचे करके आंसू भरी आंखों से आंख बंद करके खड़ा हो गया जैसे वो तैयार है जो भी अब उसके साथ होगा उन सब के लिए। वहीं ये बात सुनते ही जीशान शॉकिंगली सबसे पहले अब सबको इग्नोर करता हुआ गुस्से में सीधा सोंगलैन के पास ही आता है और गुस्से में सोंगलैन को देखते हुए बोलता है, अंकल सोंगलैन, सच बताइए, सबके बीच में सच बताइए, क्या ये सच है या ये लांग वांग जी बिना बात के हम क्लैंस के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहता है? ये बात बोलता हुआ कहीं ना कहीं अब जीशान उम्मीद कर रहा है कि शायद ये सब झूठ हो, वांग जी झूठा साबित हो जाए और उसकी बहन को वो जो खुशियाँ देना चाहता है वो मिल जाए, क्योंकि वो जानता है उसकी बहन विंग को बहुत पसंद करती है। सोंगलैन जो जानता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता, अब वो लोगों को धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए वो हिम्मत करके आगे आता है। वो सबकी तरफ देखता है और बोलना शुरू करता है, ये झूठ नहीं है। जिससे वहाँ खड़े सब लोग अब शॉकिंगली और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं
अब तक जिस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट था, अब वहाँ लोगों की आपस में बोलने की, मुस्कुराने की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग, क्या ये सच है? अरे इतना बड़ा राज था, किसी को पता क्यों नहीं चला? इस तरह से लोग आपस में बातें करें। अब सॉन्गलैंड दोबारा से अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, और एक सच ये भी है, ये शादी लैंड क्लैन ने हमें ब्लैकमेल करके करी थी। ये बोलता हुआ सॉन्गलैंड अब जब सच खुल ही रहा है तो वो क्यों सिर्फ आधा सच बताए? वो यही क्यों बताए कि वांग जी ने विंग से शादी करी? ये क्यों ना बताए कि वांग जी ने विंग से कैसे शादी करी? ब्लैकमेल करके, उसके मरे हुए फादर के बाद कमजोर क्लैन पे अटैक करके। ये सच कि 18 साल का विंग जब एक नौजवान था, कभी पहले क्लैन जैसी चीजों को संभाला नहीं था, उसके फादर की डेथ हो गई थी, माँ बीमार थी, बहन छोटी थी, उस समय कैसे वांग जी ने उसे ब्लैकमेल किया, वो बात क्यों ना बताए? वो सिर्फ आधा सच ही क्यों बताए? इसलिए वो सबके सामने अब सच बोलना शुरू करता है। वो गुस्से में लैंड क्लैन की तरफ देखकर उंगली करता है और बोलता है, ये लैंड क्लैन जो सबके सामने राइटफुल होने का नाटक करता है, ये कितना बड़ा ढोंगी है, ये भी सच में बताऊंगा। किस तरीके से विंग सिर्फ 18 साल का एक नौजवान था और किस तरीके से वो कमजोर था। तब इस लैंड क्लैन ने हमारे क्लैन पे अटैक किया। उसी रात इस लैंड क्लैन ने हम पे अटैक किया जिस रात हमारा पूरा क्लैन हमारे सेक्ट लीडर की मौत का शोक बना रहा था। और किस तरीके से इस लांग वांग जी ने विंग के सामने शर्त रखी कि अगर विंग ने इससे शादी नहीं करी तो ये उसके पूरे क्लैन को बर्बाद कर देगा, उसकी बहन, उसकी मदर को बंदी बना लेगा। ये बोलता हुआ सॉन्गलैंड बहुत गुस्सा है। वो उंगली दिखा दिखा के लैंड क्लैन की एक तरीके से उस रात की सच्चाई बता रहा है, जिसके बाद शिचैन और चिरैन दोनों की नजरें नीचे हो जाती है। वहीं सारे क्लैन अब गुस्से में घूर घूर के लैंड क्लैन को देखने लगते हैं। वहीं चांसा सरन अब एकदम गुस्से में लाल सबको देख रही हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं मैमिया भी अब आंसू भरी आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही है, क्योंकि क्या हुआ, जबरदस्ती हो, ब्लैकमेल हो, पर विंग की वांग जी से शादी हो चुकी है तो उसका सपना तो अब कभी पूरा नहीं होगा। वो अब कभी भी विंग की वाइफ तो नहीं बन पाएगी, इसलिए वो आंसू भरी आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही है। वहीं जिशान भी कुछ नहीं बोल पाता जब वो सच जानता है। उसका मन कर रहा है कि वो विंग को गुस्सा करे, मारे, पीटे, उस पर नाराज हो, पर वो कैसे हो? इसमें विंग की भी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। गलती है तो सिर्फ एक इंसान की, इस लांग वांग जी की। इस इंसान ने हर सब कुछ अपनी मर्जी से किया। जब इसका मन करा इसने विंग से शादी कर ली, जब इसका मन किया अब सबके सामने सच बता रहा है। सब इसी के मन का तो हो रहा है। और विंग वहाँ पहले की तरह आज वैसे ही खड़ा है जैसे वो 6 साल पहले था, कमजोर, कुछ नहीं करने की हालत में। वहीं चांसा सरन जो सुनते अब विंग का तरफ देखते हुए आगे आती हैं और विंग के बिल्कुल आगे आके विंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तो तुमने सचमुच में लांग वांग से शादी कर ली? इस बात पे अभी अपनी नज़र ऊपर करके अपनी मदर की तरफ देखता है और समझ नहीं पाता वो क्या बोले। वो अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिससे अचानक से चांसा सरन के एकदम से 2 पैर 2 कदम पीछे गिरते हैं और वो ऑलमोस्ट गिरने के लिए पीछे गिरने लगती हैं, जिसे दौड़ के एकदम से जैन फैमिया और मैडम यू संभालती हैं। अब मैडम यू और जैन फैमिया विंग और चांसा सरन को देख रहे हैं, वहाँ खड़े हर किसी को देख रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि कोई क्या बोले समझ नहीं पा रहा है। सिचुएशन, हालात, ये सब अब वो कैसे संभालें, कोई समझ नहीं पा रहा है। इस हालत में सबसे आगे अब एक मासूम इंसान आता है, वो इंसान जिससे शायद इस समय तो कोई कुछ उम्मीद कर नहीं लगा रहा था, कोई और नहीं बल्कि विशाओ सबके बीच में आती है और अपनी स्ट्रिक्ट और तेज आवाज में बोलती है, मैं आप सभी क्लैन को हाथ जोड़ के यहाँ से जाने के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हम सब आज इकट्ठे हुए थे मेरे गगा और जियांग मैमिया की एंगेजमेंट के लिए, लेकिन अब जितना सच हमें पता चला है उसके बाद मुझे लगता है ये एंगेजमेंट तो नहीं हो पाएगी। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने आए थे, लेकिन अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब जो भी होगा वो सिर्फ हमारे क्लैन के बीच में पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी फाइनल डिसीजन होगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन अभी हमें कुछ समय दीजिए, हमें हालात को समझने और इस मुसीबत का क्या हल निकालना है उसका समय दीजिए। ये बोलती हुई विशाओ हाथ जोड़ के बीचों बीच आके खड़ी हो जाती है, जैसे वो सबसे माफ़ी मांग रही है।
वो यहाँ से सबको जाने के लिए बोलकर उन सबको एक तरीके से माफ़ी मांग रही है। ये बोलती हुई वीशाओ जब हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है तो यहाँ खड़े बहुत सारे सेक लीडर्स हालात और सिचुएशन को समझते हुए, यही सोचते हुए कि आपस में इनके परिवार ही हैंडल कर लेंगे, वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो वैन रोहान ही जाते हैं, जो जानते हैं वीशाओ और उसकी फैमिली को इस समय उन लोगों का सपोर्ट नहीं बल्कि आपस में अकेलापन ही चाहिए। इसलिए वैन रोहान सबसे पहले वहाँ से उठकर वहाँ चल देते हैं। वैन रोहान के पीछे पीछे ही नी क्लैन और बाद में जिन क्लैन जा रहा है। जिन क्लैन यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता, वो एक पल भी अब वी फैमिली के साथ नहीं स्पेंड करना चाहता, क्योंकि वो अब मेन्या की खुशियाँ यहाँ नहीं ढूंढ सकता। यहाँ रहकर उनकी बहन को और पता नहीं क्या सुनना पड़े जिसके कारण उनकी बहन का दिल और दुखे। इससे अच्छा है वो यहाँ से अपनी बहन को ले जाए। वो वी फैमिली से नाराज नहीं है क्योंकि वो जानते हैं वी फैमिली किस हालात में ये सब कर बैठी, लेकिन हाँ वो वी वुशान से जरूर नाराज है। वी वुशान काश ये सच उन्हें पहले बता देता तो वो मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन इस तरीके से सब क्लैन के सामने ये सच की वजह से उनके क्लैन की भी बेइज्जती हुई है। इसलिए याली भी थोड़ा नाराज है विंग से, और वो भी अपने हस्बैंड, अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ कोई रह गया है तो सिर्फ जंग्स फैमिली और लैन फैमिली और वी फैमिली। इन फैमिली के अलावा यहाँ कोई नहीं रहा, सारे क्लैन यहाँ से जा चुके हैं। अब मेरे मैडम यू विंग और वांगजी की तरफ देखते हुए गुस्से में सबसे पहले तो वांगजी को देख के बोलती है, मिल गया ना लैन क्लैन को जो चाहिए था। वी क्लैन की खुशियाँ छीनना लैन क्लैन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज भी हमारे क्लैन को सबके बीच में बेइज्जत करने तुम यहाँ इस तरीके से आए ना लांग वांगजी। तुम्हें पहले से पता था विंग और तुम मैरिड हो, तो तुम अब तक ये बात क्यों छुपा रहे थे? ये बोलती हुई मैडम यू बहुत गुस्सा है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उनका मन कर रहा है कि इस लांग वांगजी की वो जान ले के हाथ का वो ज़िडियन भी अब सिल्वर और पर्पल कलर में शाइन कर रहा है, जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब लाइन चिरेन और लाइन शिचैन भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और अब वो आगे आके खुद ही अपनी क्लैन की साइड से चांसा सरन से माफ़ी मांगते बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम आपकी क्लैन और अपनी क्लैन की इस तरीके से सबके सामने बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, पर हालात हमारे हाथ से भी बाहर थे। क्या आपके हाथ से बाहर थे? अब एकदम से चैन फैम अभी गुस्सा करते बोलते हैं, आपके हाथ से बाहर थे? जब मेरे दोस्त की मौत हुई थी तब मैं भी इतनी जल्दी इनके पास नहीं पहुंच पाता। उस समय आपने डिसाइड किया कि आप वीकलैंड पे अटैक करेंगे। आप जानते थे कि अगर आप ये अटैक 2 दिन बाद करते तो जियांग्स क्लैन आप वीकलैंड के साथ खड़ा होकर आपको पूरी टक्कर देता, इसलिए आपने उसी रात ये सब सोचा जब वीकलैंड सबसे कमजोर था। एक तरफ विंग ने अपने फादर के लास्ट रिचुअल करे और दूसरी तरफ आपका नेफ्यू उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी करने पे मजबूर कर रहा था। ये है आपका लैंड क्लैन, ये है आपके लैंड क्लैन का राइटफुल होना। मैं तो यही आपसे उम्मीद नहीं करता था शिचैन और चिरैन, मैं तो आप दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता था। सच कहूँ लांग वांगजी से मैं कभी नहीं मिला था, पर आप लोगों से तो मैं कई बार मिला था। मुझे लगता था लैंड क्लैन एक समझदार क्लैन है, आपकी और वी क्लैन की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आपसे भी ये उम्मीद मैं नहीं रखता था चिरैन। ये बोलते हुए जान फैमिया जिस चिरैन पे कितना गुस्सा हो रहा है, वही चिरैन भी अपनी मुट्ठी बंद करके सर नीचे कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इस गलती के हिस्सेदार हैं। उस रात में लैंड क्लैन का वी क्लैन पे अटैक करने की बात में वो भी तो सहमत थे, पर आज वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं उस दिन उन्हें के भी दिमाग में गुस्सा में यही था कि वो किसी तरह से इस वीकलैंड को नीचा साबित कर दे, क्योंकि एक तरीके से वीकलैंड को ही चिंगेजुन की मौत का कारण माना जाता है। वॉर के समय चिंगेजुन का मतलब वीकलैंड की जब आपस में फाइट हुई थी तभी चिंगेजुन मरे थे। ऑब्वियसली जब 2 क्लैन में फाइट होगी तो एक बंदा तो मरेगा ही, तो दूसरी साइड के बंदे को गुस्सा होना जायज़ था, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से तो गलती से या एक धोखे से वॉर जीतने वालों में से नहीं थे, तो उन्हें भी इस बारे में थोड़ा सा अपने ऊपर अब गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब शिचैन हालात को समझते हुए आगे आते हैं और जैंग फैमिया से बोलते हैं, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसके लिए मैं लैंड सेक्रेटरी आप सभी के सामने सर झुका के माफ़ी मांगता हूँ। हमने जो किया वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, पर फिर भी एक बार मैं अपनी गलती मानते हुए आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ लैंड क्लैन का जो वीकलैंड से एक नया रिश्ता बना है
उस रिश्ते का सम्मान के लिए लैन क्लैन हमेशा वीक क्लैन का साथ देगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। तो आपका भाई क्यों आया यहाँ पे? अगर आप सचमुच में वीक क्लैन का साथ देना चाहते थे और वीक क्लैन की इज्जत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आज आपके भाई यहाँ क्यों आए हैं? क्या वो ये जताने आया है कि आप लोग अब हमारे रिश्तेदार बन गए हैं? ये बोलता हुआ सॉन्गलैन अब शिचैन को देख रहा है और गुस्से में शिचैन को देखते बोलता है, आप लोग अपने क्लैन में खुश रहते, हम अपने क्लैन में खुश रहते, यही तो हम चाह रहे थे। इसीलिए मैंने ही विंग को सबसे ये बात छुपाने के लिए बोला था। मुझे लगा था आपका नेफ्यू आगे बढ़ गया है चिरैन, मुझे लगा था आप अपनी गलती को फील कर कर इन बातों को पीछे छोड़ते हुए अपने क्लैन में खुश और हम अपने क्लैन में खुश रहेंगे। जो युद्ध दो लोगों ने स्टार्ट किया था, आपके भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ ने, वो दोनों इस दुनिया से चले गए थे, तो मुझे लगा था अब सब कुछ खत्म हो गया होगा, अब दोनों क्लैन शांति से अपनी जीवन बिता देंगे। लेकिन आज ये क्या हुआ? इस तरीके से सब क्लैन के बीच में आकर विंग को अपना हस्बैंड बनाना, ये क्या था? क्या साबित करना चाहता है आपका नेफ्यू? अब शिचैन को इग्नोर करते हुए सीधा चिरैन से ये एक सवाल कोई और नहीं सॉन्गलैन करते हैं, जिससे चिरैन कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी अभी भी जिसने विंग का हाथ नहीं छोड़ा, वो एकदम से स्ट्रेट वॉइस में बोलता है, मैं अपनी विंग को अपने साथ लेना चाहता था। मैं आज यहाँ जो मेरा है उसे लेने आया था। आज से विवुशान और मैं हस्बैंड है, मैं सबको बताना चाहता था और विंग और मैं एक साथ रहेंगे, ये फैसला लिया था। इस बात पे सब लोग अब शॉकिंगली वांग जी को देखने लगते हैं। सबको पता चल गया विंग और वांग जी मैरिड है। सबको ये भी पता चल गया विंग और वांग जी की शादी कैसे हुई है। तो क्या लगता है यहाँ खड़ा हर कोई इस शादी को एक्सेप्ट करेगा? वांग जी कहीं ना कहीं वो हरकत कर रहे हैं जो शायद यहाँ खड़ा कोई भी इस समय एक्सपेक्ट किसी से नहीं कर रहा था। इसलिए गुस्से में अब चांसेस चुपचाप से कुछ नहीं बोली थी, कुछ रिएक्ट नहीं किया था, एक शब्द नहीं बोली थी। अब आगे आके वांग जी को जोर से थप्पड़ मारती हैं। इतनी जोर से वो थप्पड़ मारती हैं, इस बड़े से हॉल में इस थप्पड़ की आवाज़ जोर से गूंजती है। यहाँ तक कि वीशा जो वेंचिंग के पास खड़ी थी वो भी एकदम से डर के वेंचिंग से गले से लग जाती है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसे रिएक्ट कर सकती है। वहीं चंद्रसेन की आंखों में बहुत गुस्सा है, उनकी आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हैं और उनके हाथ थप्पड़ मारने के बाद भी जोर जोर से काँप रहे हैं, जैसे अभी वो अब कुछ भी कर सकती हैं। वो गुस्से में घुरते हुए वांग जी को देखते हुए कहती हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास बहुत देर से सुन रही हूँ मैं। तुमने जो करा मैं उसके बाद तुम्हें विंग को पास साथ रखूंगी। तुम्हें लगता है तुमने मेरे प्यारे से आशियान की इमोशंस के साथ खेलकर उसे अपने साथ बांध लिया, अब मैं ये एक्सेप्ट करूंगी? तुम्हें लगता है तुम मेरे आशियान को अपना कहने का हक भी रखते हो? ये बोलते हुए चांसेस बिल्कुल लाल है, उनकी आंखें जैसे उनके शरीर से बाहर आके वांग जी को मारी डालेगी। उनके वो बिल्कुल शरीर से जैसे कप गुस्से में वो पूरी कांप रही हैं। साफ महसूस हो रहा है यहाँ खड़ा हर कोई चांसेस कितना गुस्सा है उनका और इस समय कितना खतरनाक है महसूस कर सकता है। वहीं विंग भी अपनी मदर को ही देखकर थोड़ा घबरा कर वांग जी से हाथ छोड़ के आगे जाके अपनी मदर के पास जाना चाहता है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में वो जानता है, इसलिए वो अपनी मदर को गले लगा के शांत करना चाहता है। लेकिन वांग जी तो विंग का हाथ ही नहीं छोड़ा है। विंग ने आगे जाने की कोशिश की पर वांग जी ने वो हाथ अभी तक नहीं छोड़ा, जिससे वांग जी को भी की तरफ देखकर अब विंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भी गुस्से में वांग जी को देख रहा है। वांग जी जिसके गाल पे थप्पड़ लगा था वो एक साइड को पूरी तरह से फेस हो गया था, फेस भी सूज गया है और हल्का सा लिप्स के पास से खून भी आया है, इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था। वो अब सीधा फेस करके चांसेस की आंखों में देखते हुए कहता है, आपके चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं आज वीकलैंड का बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था मैंने ये डिसीजन ले लिया था, विवुशान अगर आज मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं इस वीकलैंड को बर्बाद कर दूंगा। ये बोलता हुआ वांग जी पूरी तरह से जैसे पागल हो चुका है, उसे इस समय कुछ होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ खड़ा हर कोई वांग जी के पागलपन को देखकर समझ नहीं पा रहा है इसको हो क्या गया है। वहीं ये बात सुनते ही चैन जो पीछे था वो भी गुस्से में अपनी तलवार लेकर आगे आ जाता है। वहीं मैडम यू, चैन फेमिया और विंग भी गुस्से में घूर घूर के वांग जी को देखने लगते हैं। वहीं चांसेसन के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आती है।
तो तुम मेरे क्लैन को बर्बाद करने आए थे? यह है तुम्हारा सच? मेरे आइन के हस्बैंड होने का नाटक कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी के क्लैन को बर्बाद कर रहे हो। वाह वांग जी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे रगों में लैन क्लैन का ही खून बहता है। ये बोलते हुए चांसेसन बिना डरे वांग जी को देख रही हैं। वहीं विंग भी एकदम से घूर के वांग जी को देखते हुए अब तक जो कुछ नहीं बोला था वो एकदम से वांग जी से जोर से अपना हाथ छुड़ाता है, इतनी जोर से कि एक बार को वांग जी भी 2 कदम पीछे हो जाता है और अब वो गुस्से में वांग जी के बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा है। अब बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मदर और मेरे क्लैन को धमकी दो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से ये विभूषण डर जाएगा? मैं कोई पहले की तरह 18 साल का कमजोर विभूषण नहीं हूँ, बल्कि अब गौर से आंख खोल के देखो लान वांग जी, मैं कौन हूँ। मैं वीक्लैन का सेट लीडर हूँ। मेरे पीछे मेरी फैमिली खड़ी है। मैं कमज़ोर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग विभूषण हूँ। और आज तुमने मेरे क्लैन को छुआ ना, तो तुमसे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इस बात पे अब वांग जी जो आज शायद अलग ही मूड से आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे विंग की फैमिली को मारना पड़े, विंग क्लैन को बर्बाद करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो विंग तो आज उसके साथ जाएगा ही। इसलिए वो फुल मूड में अपनी पिक्चर लेकर सामने विंग के सामने ही खड़ा हो जाता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस से कहता है, तो ठीक है विभूषण, आज तुम्हें हराकर ही, तुम्हारे क्लैन को बर्बाद कर ही सही, पर तुम्हें तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और ये सुनते ही यहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। कोई इस उम्मीद से था ही नहीं कि विभूषण और लांगवांग जी एक दूसरे से लड़ेंगे। ये बंदा जो खुद भी सबके सामने बोल रहा था कि विंग उसका हस्बैंड है, अब उसी के ऊपर तलवार लेके खड़ा है और कह रहा है कि मैं तुझे शायद मार के ही ले जाना पड़े, तेरी डेड बॉडी ले जाना पड़े, पर तू मेरे साथ ही जाएगा। जिससे कहीं ना कहीं यहाँ खड़ा हर कोई अपने आप में शौक है। लेकिन एक माहौल तो बहुत खतरनाक हो गया। लांगवांग जी के तलवार निकालते ही अब विंग भी पीछे नहीं रहता, वो भी तुरंत अपनी सेबिया निकाल देता है। लांगवांग जी और विंग अब एक दूसरे के से तलवार लिए खड़े हैं, पर आगे कोई नहीं आ रहा। वहीं ये वो नज़ारा देखते ही चांसेसन के चेहरे पे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट सी स्माइल आ जाती है। इन दोनों के बिल्कुल बीच में आके खड़ी हो जाती है। एज अ रेफरी वो दोनों की तरफ देखते हुए अब स्ट्रिक्ट वॉइस में चिरैन का नाम लेती हैं, जैसे लान चिरैन उनके एकदम अपोजिट आके खड़े हो जाते हैं। सब समझ नहीं पा रहे अब आगे यहाँ क्या होगा। देखिए अब चांसेसन चिरैन को देख के बोलती हैं, चिरैन, मैं शब्द देती हूँ कि अगर आज लांगवांग जी ने मेरे बेटे को हरा दिया तो मैं इस शादी को एक्सेप्ट करके विंग को वांग जी के साथ जाने की परमिशन दे दूंगी। लेकिन अगर आज आपका नेफ्यू लान वांग जी हार गया तो मैं आज के बाद आपके क्लैन के किसी इंसान को अपने क्लैन में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपका क्लैन चाहे ये शादी माने या ना माने, पर मेरा क्लैन ये शादी बिल्कुल नहीं मानेगा और आप खुद अपने नेफ्यू को यहाँ से लेके जाएंगे। ये बोलते हुए चांसेसन अपने बेटे को बहुत कॉन्फिडेंस से देखती हैं, जैसे वो जानती हैं कि उनका बच्चा आज जी जान से लड़ेगा और साबित कर देगा कि वो उनका बेटा है। वहीं वांग जी जो अपने कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उसके पास विंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, विंग से ज़्यादा वो वॉरों में लड़ा है और उसे लगता है वो विंग को हरा सकता है। वो भी कॉन्फिडेंस से जैसे इस शर्त को एक्सेप्ट कर चुका है। थोड़ी ही देर में दो बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक तलवारें आपस में टकराने की आवाज़ आ रही है। उन दोनों की बीच की वॉर से जैसे ये पूरा महल हिल रहा है। हर कोई घबराते हुए इन दोनों को देख रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि लांगवांग जी और विभूषण है। शुरुआत में तो ना ही वांग जी विंग को हार्म करना चाहता था और ना ही विंग वांग जी को हार्म कर रहा था। इसलिए ये वॉर शुरुआत में तो इन तलवारों के बीच की एक खूंखार लड़ाई थी। लेकिन थोड़े टाइम में जब वांग जी को लगता है कि विंग उसे हराने ही वाला है, तो अब वांग जी बिना ये सोचे कि शायद उसकी इस हरकत से विंग हर्ट हो सकता है, विंग के ऊपर अटैक करता है। यही सोच के इस तरीके से ही, इस थोड़ी सी चोट से ही विंग रुक जाए, विंग उसके साथ ये वॉर हार जाए। लेकिन विंग को तो जैसे ये चोट और ज़्यादा गुस्सा और उसके गुस्से में घी डालने का काम कर देती है। जैसे विंग को अब तो लांगवांग जी के ऊपर अटैक
करने में भी कोई टेंशन नहीं है। वो तो वांग जी के ऊपर धड़ाधड़ अपनी तलवारों के अटैक शुरू कर देता है। विंग जरूर वांग जी से उम्र में छोटा है, लेकिन विंग के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो वांग जी सोच नहीं सकता। विंग को ऐसा लग रहा है जैसे वांग जी उसे एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ रखना चाहते हैं, जैसे विंग की कोई ह्यूमन लाइफ ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, उसके कोई इमोशंस नहीं है, उसके इमोशंस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या वांग जी ने एक बार विंग से पूछा विंग क्या चाहता है? जब उसने चाहा जो चाहा वो विंग के साथ कर दिया, जैसे विंग कोई ह्यूमन नहीं, कोई पुतला है, कोई खिलौना है जिसके साथ वांग जी खेल रहा है। क्या वांग जी ने विंग से शादी से पहले विंग की सुनी? नहीं, तब भी उसने विंग को ब्लैकमेल कर लिया। अब जब विंग से वो दूर हो रहा है, विंग उससे अपनी मर्जी से, तब वांग जी उसकी सुन रहा है। क्या वांग जी ने एक बार विंग से उसकी इच्छा जाननी चाहिए? विंग क्या चाहता है, विंग क्या फील करता है, विंग के इमोशंस क्या है, वांग जी ने जाने? नहीं, वांग जी तो सिर्फ विंग को अपना पाने के पीछे लग गया है। और जो विंग को अंदर से जला रहा है, उसके अंदर इतनी इस चीज की नफरत है वांग जी के प्रति, वो गुस्सा है कि आज वांग जी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार विंग कर रहा है। आज वांग जी की बेचैन को जैसे सेबियन हराने को तैयार है। वांग जी समझ नहीं पा रहा है कि आज ये क्या हो गया। ये विंग उसने कभी इमेजिन नहीं करा था। हॉल तक हाँ खड़ा हर इंसान विंग की पावर, विंग की तलवारबाजी और विंग की अटैक्स को देखकर हैरान है। जहाँ वांग जी ने विंग को एक बार घायल किया, लेकिन अब विंग ने वांग जी को कई जगह घायल कर दिया। वांग जी के कंधे, वांग जी की कमर और वांग जी के चेस्ट तक पे विंग की तलवार ने कई बार अटैक कर दिया, जिससे वांग जी के अब हानफू भी फट गए हैं। उसके चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। माउथ के पार से तो पहले ही चांसेसन के थप्पड़ की वजह से खून निकल रहा था, अब बॉडी से भी जगह जगह से खून निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये देखकर लान शिचैन और लान चिरैन को भी वांग जी के लिए दुख होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बस खड़े हैं, क्योंकि वो इस जानते हैं कि आज शायद अब वो इन दोनों के बीच में नहीं आ सकते। वहीं इस वांग जी की हालत को देखकर विंग को आज वांग जी पे कहीं से भी कोई तरस नहीं आ रहा है। आज जो वांग जी ने उसके परिवार और उसके साथ किया है, उसके बाद आज विंग वांग जी को हराना चाहता है। वांग जी को दिखाना चाहता है कि वो हर जगह जीत नहीं सकता है, वो विंग की लाइफ के साथ ऐसे खेल नहीं सकता है। वहीं वांग जी जो समझ चुका है कि आज विंग उसे हराकर ही दम लेगा, वो अब बाय हुक या बाय क्रुक विंग को अपने पास अपना ही बना के रखना चाहता है। आज वो करता है जो वांग जी से शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके परिवार, उसके फैमिली या वो लोग जो हंगुन जुन का टाइटल वांग जी को देते हैं, वो कभी सोच नहीं सकते थे। आज वांग जी वो करता है। वांग जी एकदम से फ्लाई करता हुआ जैसे वी शाओ की तरफ ही दूर फ्लाई कर रहा है, जिसे विंग एकदम से घबरा जाता है। क्या वांग जी उसकी बहन को टॉर्चर करेगा? ये सोचते अब विंग तुरंत ध्यान भटके वही शाओ की तरफ जाता है, पर वांग जी यही खेल खेल जाता है। जैसे विंग का ध्यान वी शाओ की तरफ जाता है और वो यही सोचता है कि वांग जी शायद फ्लाई करके वी शाओ की तरफ जा रहा है, वो उससे पहले वी शाओ की तरफ दौड़ पड़ता है, बिना ये नोटिस करे कि वांग जी ने ऐसा सिर्फ प्रेटेंड किया, लेकिन वो कहीं वी शाओ की तरफ नहीं जा रहा था। विंग का ध्यान जैसे ही अपनी बहन की तरफ जाता है, वांग जी मौके का फायदा उठाते ही जोर से विंग के हाथ पे अटैक करता है, जिससे विंग से की सेबियन उससे दूर जाके गिर जाती है। और जैसे ही ये होता है, वांग जी बिना मौका गवाए विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी साइड पुश करता है, जिससे अब विंग वांग जी की बाहों वाली तरह है। अब एक साइड से उसे विंग का हाथ पकड़ के उसकी कमर पे हाथ रखे उसे पकड़ा हुआ है, और दूसरी साइड से उसके गले पे तलवार रखी हुई है। और अब ये देखते हुए विंग की तरफ देखते हुए एक कनिंग से स्माइल देता हुआ चांसेसन को देखने लगता है, जिससे चांसेसन एकदम से घबरा जाती है। सब समझ चुके हैं वांग जी ने एक गलत ट्रिक खेली, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वांग जी ने कहीं भी ये नहीं बोला था कि वो तलवारबाजी में इस तरह की ट्रिक नहीं खेल सकता है, और बड़े बड़े वॉरियर्स ऐसा करते भी हैं। हाँ, हांगुन जिन से किसी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाकी लोग ऐसा करते हैं। वहीं ये देखते ही अब चांसेसन वांग जी को और ज़्यादा गुस्से में देखने लगती हैं। अब वांग जी अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मदर इन लॉ, क्या मैं शर्त जीत गया, या फिर शर्त जीतने के लिए मुझे आपकी बेटी की जान ही लेनी पड़ेगी? ये बोलता हुआ वांग जी हल्के से विंग के गले पे वो तलवार पुश करता है, जिससे अचानक से चांसेसन की आंखों में डर आ जाता है। वो नहीं जानती ये कौन सा हंगुन जुन है, जिस हंगुन जुन के बारे में वो सब लोगों ने सुना था, जिस हंगुन जुन के बारे में हर कोई जानता है, ये वो हंगुन जुन नहीं है। इस हंगुन जुन के अंदर तो कोई आत्मा आ गई है, या इसके साथ कुछ हो गया है। ये तो बिल्कुल अलग ही व्यवहार कर रहा है। ये हंगुन जुन इस तरीके से उसके बेटे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मतलब एक तरह से ट्रैक किया, ये धोखा भी कर सकता था
इस चीज़ की उम्मीद उन्हें नहीं थी, और क्या पता ये उनके बेटे को मार भी दे। इससे वो एकदम से बोलते, मैं मान गई, तुम जीत गए हो, अपनी तलवार नीचे रखो अंगुंजन, मेरे बेटे के गले से ये तलवार हटाओ। कहती हुई कहीं ना कहीं चांससन एकदम से घुटनों पे बैठ जाती है, और जैसे उनकी आंखों में कितने आंसू आ गए। वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अपने बच्चों को मरते हुए तो नहीं देख सकती। क्या पता ये इंसान उनके बेटे को उनसे दूरी कर दे। उनका बेटा अगर मर गया तो वो मर जाएंगी, वो अपने बच्चे को कैसे ऐसे मरते हुए देख सकती है। इसलिए आज वो स्ट्रांग लेडी जो अभी तक थोड़ी देर पहले खड़ी थी, वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है। जैसे ही चांससन घुटनों पे बैठती हैं तो मैडम यू और वीशा दौड़ते हुए चांससन के पास पहुंच जाती हैं। मैडम यू अब वांग जी को गुस्से में घूरने लगते हैं। यहाँ विंग अपनी मदर की तरफ देखकर अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। उसने कोशिश करी थी, पर सचमुच में इस अंगुंजन की इस चालाकी से वो भी शायद तैयार नहीं था लड़ने के लिए, इसे वो हार गया। वहीं वांग जी जैसे देखते हैं चांससन मान गई अपनी हार, तो वो तुरंत अब अपनी सेबियान को उसकी म्यान में रखता हुआ विंग की तरफ देखता हुआ, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कोई विंग को कोई बात करे देखे, उसके हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। चांससन विंग को जाते हुए देखकर कुछ बोल भी नहीं पाती। वो तो आखिरी बार अपने बेटे से बात भी नहीं कर पाई, उसे गले लगा के बता भी नहीं पाई कि उन्हें अपने बेटे पे बहुत नाज है। उन्हें बिल्कुल भी अपने बेटे से कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं है। अगर वो पहले भी मतलब एक तरह से चांससन को सच बता देता, तब भी चांससन उसकी सच को एक्सेप्ट करके उसे प्यार ही करती। वो विंग से कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वांग जी ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो तो सबके बीच में से जैसे विंग को वो अब जीता हुआ है, इस तलवारबाजी के बाद जीती हुई ट्रॉफी समझकर अपने साथ ले जा रहा है। वहीं विंग को ऐसे जाते देखकर वीशा भी रो रही है, पर वो अपने भाई माँ को छोड़ के अपने भाई के पीछे नहीं जा सकती। वो देख चुकी है उसकी माँ की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। उसकी मदर फ्लोर पर बैठ के अब जोर जोर से रो रही है। अब तक जो औरत कुछ नहीं बोल रही थी, स्ट्रांगली खड़ी हुई थी, अब वो औरत तड़प रही है अपने बच्चे की हालत देखकर। वहीं वीशा अपनी मदर, अपने भाई और अपने क्लैन की हालत देखकर कुछ समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। 16 साल की वीशा आज बहुत बड़ी हो गई है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी। इसलिए वो अपनी मदर के आंसू पूछते हुए उन्हें शांत करते हुए कह रही है, मदर मदर शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, गगा कमज़ोर नहीं है। गगा उस वांग जी की कैद से आज़ाद होके हमारे पास ज़रूर आएंगे। अब हमें ये क्लैन संभालना है, इसके सेक्ट लीडर के लिए, गगा के लिए। मदर आप रोइए मत, आपने देखा वो वांग जी गगा से डर गया था, इसी कारण उसने ये गलत ट्रिक अपनाई, वरना गगा से वो हार जाता। आप चिंता मत कीजिए, हमारे गगा बहुत स्ट्रांग है। हमारे गगा इस क्लैन के सेक्ट लीडर हैं, और हम इस क्लैन को गगा के लिए संभालना है। आप चाहती है ना जब गगा उस लांगवांग जी की कैद से बाहर आए तो वो इस सेक्ट को संभाले, तो इसलिए हमें सेक्ट को संभालना है मदर, हमें रोना नहीं है, हमें कमजोर नहीं होना है। ये बोलती हुई विशा अपनी मदर को चुप करवा रही है, हिम्मत देने की कोशिश कर रही है अपनी मदर को और अपने दिल को। वो जानती है अब बहुत मुश्किल होने वाला है सब कुछ, क्लैन को ये समझाना कि जिस क्लैन की वजह से उनका पुराना सेक्ट लीडर मरा था, उसी क्लैन के साथ उनके नए सेक्ट लीडर ने शादी कर ली और अब वो उनका क्लैन छोड़ के ही चले गए। लोगों के अंदर क्या खौफ होगा, कैसे लोग घबराएंगे, क्या सोचेंगे, वो सब भी तो इन दो लोगों को ही संभालना है। विशा और चांससन को सॉन्गलैन अब तुरंत विशा और चांससन के पास आके उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं तुम्हारे क्लैन और तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल पाया, मैंने ही गलत फैसला लिया जिससे ये सब हो गया। इस बात पे अब चांससन जो बहुत ज़्यादा अभी रो रही थी, वो अचानक से पहले जोर से सांस लेती हैं, फिर वो सबको देखती हैं। पहले अपनी प्यारी सी बेटी को देखती हैं जो बिल्कुल उनके सामने बैठे आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही है। फिर अपने भाई को देखती हैं जो बहुत तरस खाते हुए और गिल्टी फील करते हुए सर नीचे करके रो रहा है। फिर अपनी दोस्त को देखती हैं जो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। उसके परिवार को देखती हैं जो सामने खड़े हुए और लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबको देखते हुए तुरंत खड़ी होती हैं और फिर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोलती हैं, मैं जानती हूँ मेरा भी कमज़ोर नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ सॉन्गलैन, तुम कभी भी मेरे परिवार या मेरे बच्चों के लिए गलत फैसले नहीं लोगे। अब जो भी हो रहा है वो सब हमारे हालात और हमारे हाथ से बाहर है,
अब हमें हिम्मत दिखा के आगे जो होगा उसे फेस करने के लिए अभी शांत होना पड़ेगा। अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाके रेस्ट कीजिए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए। ये बोलकर चांसेस हैं सबको इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने रही थी। उनके पीछे अभी कोई नहीं जाता, क्योंकि अगर वो अकेले रहना चाहती हैं तो ये लोग कुछ समय उसे अकेले देना चाहती हैं। चांसेस हैं रूम में आने के बाद अपना रूम बंद करते ही सबसे पहले अपने बेड के पास पड़े एक बड़े से वुडन के बॉक्स को देखती हैं और तुरंत उसे खोल लेती हैं, जिसमें फिशाओ और विंग के बहुत सारे बचपन के छोटे छोटे कपड़े हैं। छोटे छोटे हानफू, उनमें से एक छोटा सा हानफू जो शायद किसी छोटे लड़के का हानफू है, उसे हाथ में लेकर अब वो फ्लोर पे बैठ के उसे गले से लगाने लगती हैं और रोते बोलती है, आई एम सॉरी विंग, मैं बड़ी थी, मैं स्ट्रॉन्ग थी, मुझे उस समय अपने बच्चों को संभालना था जब मैं खुद अपने दुख में डूबकर तुम पर सब कुछ छोड़ बैठी थी। मेरा बच्चा कैसे इतने बड़े जाल में फंस गया। मेरा बच्चा उस नागबांग जी का खिलौना बन गया। मदर, तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अपने पति के मरने के गम में मैं कैसे अपने बच्चों को भूल गई, मैं कैसे तुम्हें भूल गई भी। तुमने कैसे सब कुछ सहा। पिछले 6 साल से तुम इस क्लैन मेरे लिए ये सब सह रहे थे। आज मुझे सच जानने के बाद जब इतना दर्द हो रहा है, मेरा दिल फट रहा है, तो मेरा बच्चा कैसे 6 साल से ये सहता होगा। मदर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। कहते हुए चांसेस सरन अपने बच्चे के कपड़ों को और सीने से लगा के और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों की साथ तब नहीं थी जब उनके बच्चों को उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनके बच्चे जो ऑलरेडी अपने पिता के प्यार से वंचित हो चुके थे, उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। उस समय एज अ मदर उन्हें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तो खुद अपने पति के मरने के गम में डूबकर बीमार पड़ हो गई थी। कहीं ना कहीं आज उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। जो चला गया था उसके प्यार के चक्कर में वो अपने बच्चों के प्यार पे ही ध्यान नहीं दे पाई। ये सोच के वो पछता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान और बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि विशा है, जो अभी भी उसी हॉल में उसी तरह से घुटनों पर बैठी हुई है जहाँ थोड़ी देर पहले वो अपनी मदर को चुप करवा रही थी। इस समय बाकी सब लोग, जियांग्स फैमिली, सोंगलैंड, उस मासूम से बच्चे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा जो देख रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसके परिवार का हर इंसान दर्द में है। उसकी मदर तो दर्द में है ही, पर उसके गगा कितने दर्द में होंगे। वो क्लैन जिसके लिए उसके गगा ने सब कुछ करा, अपने इस जबरदस्ती की शादी को निभाया, एक मेल होकर दूसरे मेल से शादी कर ली, अपने शरीर को उस लांग वांग जी को दे दिया। आज वो गगा उस क्लैन से दूर जा रहे हैं बिना मन के, जबरदस्ती, जो शायद उन्हें कितना दर्द दे रहा होगा विशा फील कर सकते हैं। इसलिए विशा रोते हुए गगा गगा करके ही बहुत रो रही है। वो तो रोते रोते ही अब मैडम यू की बाहों में बेहोश हो गई, क्योंकि अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, जिसके कारण मैडम यू भी विशा के लिए परेशान हो गई। जैसा विशा सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वांगी जिसे विंग का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अपने घोड़े पे अपने आगे बैठा रखा है। वो विंग बिल्कुल एक मूर्ति बना हुआ है। विंग जैसे एक डेड बॉडी बन गया है। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, आंखों में एक आंसू नहीं, लेकिन दिल चिढ़ चुका है विंग का। आज अपने क्लैन से हर एक कदम जो वो दूर जा रहा है, वो चीज़ उसे बहुत गुस्सा और बहुत दर्द दे रही है। उसने कभी भी लांग वांग जी से ये उम्मीद नहीं की थी कि लांग वांग जी उसके साथ ऐसा करेगा, उसके क्लैन से उसे इस तरीके से लेकर आ जाएगा। वहीं चिरैन और शिचैन उस हॉल से वांग जी के साथ ही निकल गए थे, लेकिन वो भी बहुत परेशान है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वांग जी के पागलपन को कैसे रोकें। वो तो खुद पूरी तरह से इस मुसीबत का कोई हल निकालने के बारे में सोचकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को अब अपनी उसी जिनशी के सामने लाता है और अपना घोड़ा वहां रोक के तुरंत अपने घोड़े से उतर के विंग की तरफ देखने लगता है।
जो बिल्कुल मूर्ति बने खड़ा है। विंग उस जिंशी को देखता है और फिर वांग जी को देखता है और फिर बिना कुछ बोले गुस्से में अपने घोड़े से उतर जाता है। विंग जैसे ही घोड़े से उतरता है तो वो ये भी नोटिस नहीं करता कि वो घोड़े से इतने गुस्से में उतरा कि नीचे पड़ी एक लकड़ी पे उसका पैर टेढ़ा रखा गया, जिसके कारण उसका पैर बहुत ज़ोर से मुड़ गया, जिसके कारण वो घोड़े से गिरते ही नीचे ज़ोर से गिर गया। विंग जो बिल्कुल भी इस समय अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता, वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को सीधा करते हुए वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अपने जीते हुए तोहफे के साथ आप अपने घर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? वांग जी इस बात पे वांग जी जो बहुत ज़्यादा इस समय अलग ही मिजाज में है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये तो विंग को आइडिया भी नहीं है। वो बिना विंग को कुछ बोले तुरंत विंग के हाथ को पकड़ के उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और बोलता है, बहुत खुश हूँ मैं अपनी विंग को उसके घर वापस लाके, बहुत खुश हूँ मैं। और हाँ लंजा, मैं तुम्हारे मुंह से लंजा ही सुनना चाहता हूँ, ये बात भी याद रखो। और ये बोल के वांग जी बड़े स्टाइल में जैसे वो कितना खुश है विंग को वापस चिंची लाकर सारी दुनिया को अपना सच बताकर विंग उसका हस्बैंड है, विंग उसका ही है, उसे जीत कर वापस अपने घर लाया। विंग बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट ही नहीं करना चाहता इस इंसान का, उसको केयर करना, गोदी में उठाना। विंग को इस समय हर चीज़ पे घिन आ रही है, उसे हर चीज़ पे वांग जी पे सिर्फ गुस्सा ही आ रहा है। वहीं वांग जी जल्दी से विंग को लाता है और अब बेड पे बैठा के उसके हानफूक खोलना शुरू कर देता है, जैसे विंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस वो वांग जी को देखकर वांग जी के हाथ अपनी बॉडी से हटाता है और फिर खुद अपने हाथों से अपने हानफूक खोलना शुरू कर देता है बिना किसी एक्सप्रेशन के। वहीं वांग जी जब देखता है विंग खुद अपने हानफूक खोल रहा है तो वो 2 कदम पीछे होकर आप साइड में रखे हुए एक बड़े से मेडिसिन के हर्बल जो होता है लेप, उस टाइप के लेप को लेकर विंग के बिल्कुल पास बैठ जाता है। जब विंग वांग जी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और एक एक करके सारे ऊपर के हानफूक खोलकर अब सीधा खड़ा होकर अपने पैंट या ये बोल दो अपने नीचे के जो कपड़े हैं उन्हें भी खोलने ही वाला था, जब वांग जी तुरंत उसका हाथ से रोकते हुए कहते हैं, शांति से सीधे बैठ जाओ, अभी ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस बात पे विंग एक कनिंग से स्माइल देखते हुए कहते हैं, क्यों आप अपना तोहफा क्यों एंजॉय नहीं करेंगे? जीत के लाए हुए अपने तोहफे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कर लीजिए ना हम गुंजन। आज आप मुझे हरा कर मुझे यहाँ लाए हैं, आज कैसे नहीं आप ये सब करेंगे? ये बोलता हुआ विंग जैसे वांग जी को महसूस करवा रहा है कि वांग जी तो यही करने के लिए उसे जीत के लाया है, तो यही कर ले भाई, तू पहले कपड़े उतार देता है, तेरा ही काम आसान कर देता हूँ, आराम से बेड पे लेट जाता हूँ, कर ले तुझे जो करना है। वांग जी ये साफ साफ समझ रहा है विंग क्या उसे जताना चाहता है, उसकी आंखें, उसकी आंखों का गुस्सा सब कुछ जान रहा है, लेकिन वांग जी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास उसका विंग है, वो इसी में खुश है। वहीं विंग के अंदर के चल रहे इस तूफान को, दर्द को वांग जी शायद समझने के मूड में ही नहीं है या उसे ये समझ ही नहीं है, भगवान जाने। बट अब वो विंग को कंधे से पकड़ के बैठाता है, जिससे विंग एकदम से चीख सी निकल जाती है। विंग के कंधे के पास एक बहुत बड़ा कट था। वांग जी एकदम से विंग को थोड़ा गुस्से में देख के बोलता है, क्या तुम्हारा शरीर ये झेल पाएगा? चिंता मत करो, वो सब भी मुझे करना है, लेकिन उससे पहले मुझे और तुम्हारे शरीर को और तुम्हें ठीक करना है। और ये बोलते ही वांग जी वो लेप जो लाया था वो विंग की पूरी चेस्ट पे, उसकी कंधे के पास के कट पे और जहाँ जहाँ कट लगा है, वांग जी के कट के कंपैरिजन विंग के कट ज़्यादा गहरे नहीं हैं, तो जिन तरह उसके कट्स हैं उन सब कट्स पे दवाई लगाता है और आखिरी में बिल्कुल उसके गले के पास जहाँ उसने तलवार रखी छोटा सा कट मारा था, आप अपनी उंगली से उस कट पे लेप लगाता है। वहीं विंग पूरे टाइम जब भी वांग जी ने उसे टच किया, उसे लेप लगाया, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, इसलिए अभी भी वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस बैठा हुआ है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई दर्द का एहसास नहीं, कोई मरहम लगाने का दर्द तो कम करने के बाद जो चेहरे पे एक रिलीफ आता है वो कुछ नहीं, जैसे एक पत्थर, एक मूर्ति बैठी है जिसके साथ जो कर लो वो करने देगा, क्योंकि वो हार चुका है और हारे हुए इंसान के पास कुछ नहीं होता। सामने वाले के सामने हार मानने के बाद क्या बचा है उसके पास, इसलिए वो बिल्कुल शांति से बैठा है।
वहीं वांग जी अब विंग के लेप लगाने के बाद थोड़ा नीचे होकर विंग के उस लेप के गले के पास हल्का सा फूंक मारता है, जिससे विंग फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। अब वांग जी हल्का सा ऊपर होता है, उसका फेस इस समय विंग के बिल्कुल फेस के पास है। अब वांग जी को साफ साफ दिख रहा है कि विंग किस तरीके से कुछ भी बातचीत से रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो तुरंत विंग के बालों को पकड़ के उसका फेस को अपनी साइड और पास ला के ये बोलो बिल्कुल लिप्स के पास अपने लिप्स लाते हुए बोलता है, तुम अभी बीमार हो, घायल हो, थोड़ा गुस्सा हो, पर तुम मेरे हो। तुम्हें कुछ समय लगेगा ये समझने के लिए कि मैंने आज जो भी करा वो तुम्हारे और मेरे भले के लिए ही करा, पर मैं जानता हूँ जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों करा तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं रहोगे मेरी विंग। और ये बोलते ही वांग जी उस लिप्स को कैप्चर कर लेता है जो लिप्स उसके हैं, यानी उसके हस्बैंड के लिप्स, और वहाँ पे विंग को किस कर रहा है। हर बार जब भी वांग जी विंग को किस करता था तो विंग उस किस का रिस्पॉन्स करता था, लेकिन आज विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वांग जी उसे फोर्सफुली बहुत किस कर रहा है, यहाँ तक कि उसे जानबूझ के विंग के लिप्स को भी बाइट किया ताकि वो विंग के लिप्स मतलब माउथ में एंटर कर सके या अपने टंग आंसर कर सके, लेकिन विंग कुछ नहीं करता। वो जोर से काटने के बाद भी विंग के ना ही मुंह से कोई आह निकली और ना ही मुंह खुला, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, जिससे वांग जी को अब विंग पे गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से विंग से थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है, अब तुम आराम करो, और वहाँ से उठ के चला जाता है विंग को ऐसे ही छोड़ के। विंग वांग जी के जाने के बाद अपने लिप्स को हल्का सा टच करता है, उसमें बहुत बड़ा वांग जी ने जो बाइट किया है उस जगह हल्के से टच करता है, इससे उसे हल्का सा दर्द भी होता है, इसलिए वो हल्का सा हिलता भी है, या ये बोलो थोड़ा सा बॉडी से मूव होती है, और फिर टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वांग जी? क्यों क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? जब इसी जिंदगी में तुमने किसी और को अपना बनाया था, मुझे अब तक याद है इस जिंदगी में वो आवाज़ें जो मेरे भरोसे को तोड़ने की आवाज़ें थी, जो तुम्हारी और उस लैंडवी के प्यार की आवाज़ें थी। ये बोलता हुआ विंग अचानक से आंख बंद करके दोनों हाथों से अपने कान ढक लेता है, जैसे वो आवाज़ें फिर से उसके कान में आने लगी हैं। यहाँ इसी जगह वांग जी ने वो सब किया उस लैंडवी के साथ, और अब वांग जी उसे यहाँ ला गया उसे टॉर्चर करने। क्यों? क्या किया था विंग ने? क्या गलती है विंग की? विंग समझ नहीं पाया, इसे विंग जल्दी से उस बेड से उठ के एक फ्लोर पे नीचे बैठ के अपने कानों को ढक लेता है, जैसे उसे यहाँ रहना, इस जगह रहना, इन आवाज़ों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग जो बहुत घायल है और शायद बहुत थक भी गया है इमोशनली, बहुत कुछ उसने झेल लिया है, और अपनी मदर और अपनी बहन को याद भी कर रहा है, तो वो अब सर उस वॉल पे रखे हुए ही कब आंख बंद करके ऐसे ही एक जगह कोने में बैठा बैठा सो गया, उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ घायल वांग जी अब दूसरे कमरे में आता है, एक एक करके अपने शरीर से सारे हानफू उतारता है। वो लेप जो उसने अभी विंग को लगाया था, उस लेप को शीशे में देख के खुद के शरीर पर लगा रहा है। ये सारे घाव, ये गहरे गहरे बड़े बड़े घाव उसे विंग ने दिए हैं। इन घाव पे मरहम लगाता हुआ वांग जी अपनी कोल्ड और डार्क आवाज़ से बोलता है, जितने घाव देने हैं विंग तुम मुझे दे सकते हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम मेरे हो विंग। तुम्हारे सारे घाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर रहना मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और का होते हुए देखना मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम मेरे पास हो, मेरा विंग अब बस मेरे पास रहेगा। मैं तुम्हें जीत लूँगा विंग, जैसे आज धोखे से सही, पर मैंने तुम्हें जीत लिया। अब तुम्हारे दिल को भी मैं जीत लूँगा। ये बोलता हुआ विंग को याद करता हुआ वांग जी उन घायल जो घाव हैं उन पे मरहम लगाते हुए आप दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। शरीर पे लगे घाव
को भी देख रहा है और अब विंग को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने की पागलपन वांग जी की आंखों में साफ साफ दिख रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो विंग को तो वांग जी जिनशी ले आया और इस बार में क्या लैनवी को भी पता है? नहीं, लैनवी को जब पता चलेगा कि जिस विंग को वो इतना ज्ञान देकर आई थी वो विंग वांग जी की जिनशी में है, तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।